स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर हट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी सेकंड सेमेस्टर के उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी सेमेस्टर 4 की उपस्थित हैं और वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में देविका रानी जो सेमेस्टर 6 कर चुकी हैं और उसके उपरांत वो हमारे समवायी फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं, प्रमोटर हैं, और साथ में आज की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुनील त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। हम वहाँ के 3 मनीषियों की ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त अन्य गुरुओं से भी हमने ज्ञान ग्रहण किया है, शिक्षा ग्रहण किया है, उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल हमको नहीं मिलेगा बल्कि
और पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज देविका रानी उपस्थित हैं और उनका आज सेमेस्टर सेकंड में टिटाइज BHB से उनका क्लास है और पिछली बार उन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया था, अब इस बार वो एक्सक्रीटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगी। तो ओवर टू देविका रानी में उनका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्ते आप सबको। ये मैं प्रेजेंट करने जा रही हूँ, अभी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। आप लोग प्लीज मुझे बता दीजिएगा कि आप देख सकते हैं कि नहीं स्क्रीन। आप ये देख सकते हैं, PPT स्क्रीन देख सकते हैं आप सब? हाँ, आ रही है। यस दिख रही। ओके, थैंक यू। अब आपसे सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है सिस्टम म्यूट कर लीजिए ताकि हम आराम से फिर अपनी क्लास कर सके, कोई बीच में डिस्टरबेंस ना हो। अब आज हम एक और इम्पोर्टेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस बढ़ाने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब जब वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं हमको एनर्जी देने के लिए, हमको जीवित रखने के लिए, तो अब उनके काफी सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकलते हैं, जिसको हम वेस्ट मैटर बोलते हैं, जो हमारे लिए अगर हमारे बॉडी में अगर वो रहेंगे तो हमारे लिए हानिकारक ही है, हमारे लिए कोई फायदा नहीं है उनके रहने का। और एक मात्रा से अधिक बढ़ जाएंगे तो होम्योस्टेसिस तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। डिजीजेस धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे डिजीजेस होंगे, और अगर एक मात्रा से और ऊपर हो जाएंगे तो फिर बॉडी ब्रेकडाउन होनी शुरू हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है अगर एलिमिनेट नहीं हुए वेस्ट। तो इन वेस्ट मैटर का एलिमिनेट होना बहुत जरूरी है, उनका बाहर निकलना बॉडी से बहुत जरूरी है, और उसमें हमारी मदद करता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहले तो एक्सक्रीशन क्या है, जो प्रोसेस है सारे वेस्ट मैटर को बाहर निकालने का, वो एक्सक्रीशन होता है। तो ये सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है हमारे बॉडी में जो पानी है, आयंस है, उनको रेगुलेट करता है, उनका होम्योस्टेसिस बना के रखता है, उनकी अननेसेसरी क्वांटिटी को रिमूव करके थ्रू यूरिन। तो ये जितने भी होम्योस्टेटिक प्रोसेसेस बॉडी के आपके जो वेस्ट होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। अब इसके पार्ट्स क्या हैं, ये देखिए, एक पेयर ऑफ किडनीज है, यहाँ पे 2 किडनी आपको दिख रहे हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये जो ट्यूब जैसा यहाँ पे जा रहा है किडनी से बाहर निकलता हुआ। 1 यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आके यूरिन स्टोर होता है, और 1 यूरिथ्रा, जहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये आपके मेन पार्ट्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यानी किडनी की बात करते हैं सबसे पहले। अब ये जो किडनी है ये लाई करती है बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, एक्सटेंडिंग फ्रॉम thoracic 12 टू lumbar 3। मतलब पीछे आपका वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम से thoracic 12 से lumbar 3 में ये होता है, एक्सटेंड करता है, इसके पूरी जो स्पेस लेता है वो इतना स्पेस लेता है ये। एज अ रूल जो है आपकी लेफ्ट किडनी इज नैरोअर, लॉन्गर एंड सिचुएटेड स्लाइटली हायर देन द राइट किडनी टू अकोमोडेट द लिवर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये कई बार सवाल आ जाता है कि क्यों है ऐसा। वो राइट किडनी से अब लेफ्ट किडनी नैरोअर, लॉन्गर और स्लाइटली हायर है, और राइट किडनी इसका मतलब थोड़ी लोअर हो गई। ये होता है टू अकोमोडेट द लिवर। In a living person, an adult, kidneys are reddish in color and rubbery in consistency. मतलब रेडिश है कलर में और थोड़ा रबर जैसे है अगर कोई इनको छुएगा तो।
ये बीन जैसे राजमा है वैसे शेप्ड ऑर्गन्स है. ईच किडनी weighs about 115 to 170 grams. Length is 12 to 13 centimeters. Width is 5 to 6 centimeters और thickness इसकी होती है 2.5 to 3 centimeters. ये देखिए, ये आपकी किडनी है. अगर काट दे बीच में से ऐसे दिखेगी आपको. ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, ये पिरामिड है, रीनल कैप्सूल है, फिर ये वेन और आर्टरी है. हीलियम, ये जगह पूरा हीलियम कहा जाता है. ये यूरेटर जिसकी हम बात कर रहे थे पहले, ये पूरा आपका ये रीनल पेल्विस है. तो ये पूरा एक किडनी का क्रॉस सेक्शन है. ये देख लीजिए अच्छी तरह से. फिर अब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हर एक किडनी में होते हैं 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स. और नेफ्रॉन क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका याद रखना बहुत जरूरी है. नेफ्रॉन है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. और हर किडनी में 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स हैं जो 24 घंटे काम कर रहे हैं. और नेफ्रॉन का एक एंड जो है इंडिपेंडेंट एंड ग्लोब की तरह शेप है उसका, और वो कहलाता है बोमेन्स कैप्सूल, जो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है. हमने अभी कॉर्टेक्स देखा था. किडनी कॉर्टेक्स किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है. और बोमेन कैप्सूल में होते हैं पूरा गुच्छा जैसा कैपिलरीज का, जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस. Bowman's capsule और glomerulus together are called renal corpuscle. जब दोनों को मिला करके जो कैपिलरीज और बोमेन कैप्सूल है जो हमारा, उनको रीनल कॉर्पुसल बोलते हैं मिला करके. Bowman's capsule is connected on the back with a tube. लॉन्ग ट्यूब है जो उसके बैक कनेक्ट, अभी हम देखेंगे डायग्राम में भी, कॉल्ड ट्यूब्यूल. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक होता है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, PCT, लूप ऑफ हेनले. फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT. तो PCT, लूप ऑफ हेनले और DCT. DCT टर्न्स एंड व्हाइल पासिंग नियर द Bowman's capsule, टर्न होता है. इट जॉइंस विद efferent arterioles to form specialist structure known as juxtaglomerular apparatus, JJ apparatus. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे. DCT opens at collecting duct. ये देखिए, ये हो गया हमारा Bowman's capsule, ग्लोमेरुलस. ये पूरा ट्यूब्यूल जा रहा है और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है आपका, इसमें ये हो रहा है. ये पूरा यहाँ पे दिखाया हुआ है, इस पार्ट में है पूरा आपका. ये है आपकी एफरेंट आर्टेरियोल जो Bowman's कैप्सूल की तरफ आ रही है ब्लड लेके, और ये एफरेंट आर्टेरियोल जो फिर वहां से निकल रही है. ये पूरा आपका ये स्ट्रक्चर है. ये आपने देखा, ये Bowman's कैप्सूल है. ये हो गया आपका एक नेफ्रॉन. ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा और आपको देखने को मिलेगा. ये नेफ्रॉन्स है यहाँ पे इतने सारे. ये हमने बोलता है रीनल कॉर्पसल. ये Bowman कैप्सूल और जो कैपिलरीज है वो सारे हैं. ये आपका रीनल कॉर्टेक्स पूरा आपको देखने को मिल रहा है. किडनी में कहाँ पे है. अब जो ये पतली जो वॉल्स है, थिन वॉल्स ऑफ द ग्लोमेरुलस अलाउ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेस्ट एंड फ्लूइड, मोस्टली वाटर, टू पास इनटू द ट्यूब्यूल. The tubule returns needed substances to your blood and removes waste.
क्योंकि वहां पे तो सब जा रहा है, तो जो रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी में वो वापस जाता है ब्लड में, और जो वेस्ट है वो वापस वो निकलने के लिए बाहर बाहर निकलने के लिए फिर आगे बढ़ता है. In both the kidneys flow 1200 ml blood per minute, 540 ml blood cells and 660 ml plasma. जिसमें की तो capillaries of glomerular tuft are endothelium made of single flat cells which are fenestrated. मतलब जैसे छन्नी नहीं होती है, अब उसको छानना है ना, तो छन्नी जैसे होल्स हैं उसमें. This endothelium and epithelium of Bowman's capsule jointly make filtering membrane. जो आपका ग्लोमेरुलर टफ्ट है वो स्ट्रेन करता है, मतलब छानता है 127 प्लस माइनस 2 ml फ्लूइड, जिसमें ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड नहीं होते हैं. So glomerular filtrate is known as ultrafiltrate. तो बहुत पतला छानता है ना, तो मतलब ये ब्लड सेल्स थोड़े बड़े हो गए एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी, तो इसलिए it is known as ultrafiltrate. The movement of water and elements across the filtering membrane takes place under the physical law by filtration method. Filtration होता है. अब glomerular filtration को थोड़ा समझते हैं. और every minute about 1 liter of blood containing blood plasma flows through these glomeruli and about 100 ml of it is filtered off. Plasma containing all the salts, glucose and other small substances is filtered. मतलब ये सब filter हो रहा है. The cells and plasma are too big to pass through. Plasma protein हमने देखा था ना अभी. The cells and plasma are too big to pass through the filter spores and stay behind in the bloodstream. The fluid that is filtered, glomerular filtrate, passes along जो हमने अभी renal tubules देखे थे, and cell absorbs those substances which the body wants and leaves behind the unwanted. The cells adjust the urine composition by varying amount they absorb or leave behind. मतलब उसके हिसाब से आपका यूरिन कंपोजिशन भी फिर तय होता है, एडजस्ट होता है. Normally glucose is all reabsorbed, water is largely reabsorbed and waste is excreted. Glomerular filtration rate is the volume of plasma which is filtered each minute. ये आपका आजकल अगर आप देखेंगे किडनी फंक्शन अगर टेस्ट वगैरह करते हैं या वैसे ही किडनी का हेल्थ देखने के लिए आजकल डॉक्टर्स रिपोर्ट्स में बहुत ही, अगर आप देखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR जिसको बोलते हैं, ये बहुत रेकमेंड होता है. इस क्योंकि पता इससे चलता है ना, एक वो है टेस्ट, किडनी फंक्शन कैसे कर रही है ठीक से, नेफ्रॉन कैसे फंक्शन कर रहे हैं. अब जो हमने बोला था कुछ चीजें रीअब्सॉर्ब होती हैं, तो वो क्या होती हैं? After filtration, the function of tubular reabsorption is very important and selective. This process is active as well as passive and influenced by hormones. इनमें हार्मोन का रोल होता है. अब जो reabsorption of water और sodium है in the PCT, proximal convoluted tubule, the reabsorption of sodium is energy dependent, active, and water gets reabsorbed secondary to sodium. सबसे पहले तो सोडियम, फिर सेकेंडरी टू सोडियम आपका वाटर होगा. 60 to 70% of water is reabsorbed in PCT. और लूप ऑफ हेनले में सिर्फ सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है, और आपके डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में DCT में रीअब्सॉर्ब होता है 20 to 25% ऑफ वाटर. ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, और सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन इन्फ्लुएंस होता है आपका हार्मोन एल्डोस्टेरोन से. अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ADH, antidiuretic hormone, about 4 to 5% water gets reabsorbed in the collecting duct में भी होता है. Thus, if the ADH amount is less than normal, then reabsorption of water will be affected largely, resulting into diabetes
And if aldosterone is insufficient, the excretion of sodium will increase in urine. तो इन हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ थोड़ा आप हार्मोन्स के बारे में ज्यादा अच्छे इन हार्मोन्स के बारे में जब आप एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे आगे जाकर के तब जाके आपको और भी अच्छी तरह समझ में आएगा। अभी आप ये समझ लीजिए कि हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज आउट ऑफ, ये आपका जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, 80% ऑफ ग्लूकोज इज रीअब्सॉर्ब्ड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ पीसीटी ड्यू टू एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी एक्टिव जो है। 20% is reabsorbed in next half part of PCT. So glucose is not excreted in urine. Up 135 plus minus 10 mg per minute is the maximum quantity of glucose excreted through urine by normal healthy person. This is the excretory capacity for glucose. In other words, according to these findings, we can calculate the tubular reabsorption of glucose. तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ट्यूब्यूल में कितना ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अब ग्लूकोज जो है हमने बोला रीअब्सॉर्ब हो रहा है, पर 3 सिचुएशंस में एक्सक्रीट भी हो सकता है। A normal healthy person has 500 gram glucose at a time. But when his blood glucose level will cross the level of renal threshold, at that time glucose will be present in his urine, and as soon as blood glucose level will be normal, the glucose in urine will disappear. This is known as elementary glucosuria. तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्रॉस करेगा रीनल थ्रेशोल्ड से, तो फिर वह यूरिन में प्रेजेंट निकलेगा। फिर तो जब ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा तब ये डिसअपियर हो जाएगा, मतलब ये नहीं रहेगा ग्लूकोज यूरिन में। इफ द proximal convoluted tubule is damaged, क्योंकि उधर ही हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन, अगर उसमें डैमेज हो गया, due to which renal threshold value is less than normal, this person will excrete glucose in urine even if he has balanced diet. This is called renal glucosuria. In a diabetic person, blood glucose level will always be higher than renal threshold value. So if the situation is uncontrolled, the person will excrete glucose in urine. This is known as diabetic glucosuria. अब किडनी के फंक्शंस क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, जिससे आपके वेस्ट निकल रहे हैं। फिर क्योंकि आपके बॉडी में ये आयंस और वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है और जो थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, तो ये इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को भी कंट्रोल कर रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से आपका नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स भी मेंटेन हो रहा है। अब इसके जो एक्स्ट्रा रीनल फंक्शंस हैं, रीनल जब भी होगा वो किडनी से रिलेटेड होगा। रीनल मतलब किडनी से रिलेटेड। To excrete water soluble waste like urea, uric acid, creatinine, which is produced due to metabolic activities of body. ये आप देखिएगा ब्लड, ये जो आपका टेस्ट होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट वगैरह रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, उसमें ये सब चीजें भी चेक करते हैं, कितना यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन। तो अगर आपके घर में किसी का हुआ नहीं है तो आप नेट पे जाके जरूर कोई रिपोर्ट या कुछ ऐसे देख लीजिएगा किडनी फंक्शन टेस्ट का, जीएफआर, ये सब चीजें जरूर जाके एक बार देखिएगा। ये इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये सारे वेस्ट निकल रहे हैं और उनके ऊपर नीचे होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सिंथेसिस ऑफ एंजाइम रेनिन, हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, हिप्यूरिक एसिड, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सब काम ये किडनी में हो रहे हैं फॉर वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब जो हमने आगे पढ़ा था जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus,
अब ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है मेड अप ऑफ अ फ्यू सेल्स ऑफ ग्लोमेरुलस distal जो अपना ट्यूब्यूल है and efferent arterioles. It is located in the specialized region of a nephron wherein the efferent arteriole and the DCT come in direct contact with each other. The juxtaglomerular apparatus contains specialized cells of the efferent arteriole. ये DLT नहीं है, DCT है, sorry. The juxtaglomerular apparatus contains specialized cells of the efferent arteriole known as juxtaglomerular cells. ये जो cells है, they contain enzyme renin that can sense blood pressure. तो इस apparatus में ये special cells हैं और ये cells में होते हैं enzyme renin जो blood pressure को sense कर सकते हैं. The cells which are present at the end of efferent arteriole modify into granular epithelioid cells. It is also made up of cells of that part of DCT modified into macula densa, which is near efferent arteriole. JGA becomes active on demand and it needs stimuli to start. Hypoxia हमने पढ़ा था जब ऑक्सीजन लेवल आपके नॉर्मल जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है एंड लो वाटर वॉल्यूम होता है. बोथ द सिचुएशन कॉज सिंथेसिस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन एंड रेनिन रेस्पेक्टिवली. एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट्स बोन मैरो टू फॉर्म रेड ब्लड सेल्स. अगर आपने ब्लड में अगर आपको ध्यान होगा तो एरिथ्रोपोइटिन भी कितनी भी अपना एक रोल है उसका रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करने में थ्रू रिलीज ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करने में. When glomerular blood flow or glomerular blood pressure or glomerular filtration rate decreases, it activates JGA cells to release renin. Renin converts the angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further into angiotensin 2. Angiotensin 2 is a powerful vasoconstrictor, मतलब blood vessels को constrict करने के लिए करता है. That increases the glomerular blood pressure and filtration rate. तो इस तरीके से जब उसको ऐसे स्टिमुलस मिल रहा है, जब GFR कम हो रहा है तो वो इस तरीके से रेनिन कन्वर्ट करता है एंड एंजियोटेंसिन 2 फिर वासो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके GFR बढ़ाता है. Angiotensin 2 also stimulates the adrenal cortex of the adrenal gland to produce aldosterone. Aldosterone increases the rate of absorption of sodium ions and water from the DCT and the collecting duct. This also leads to an increase in blood pressure and GFR, glomerular filtration rate. This mechanism, known as renin-angiotensin mechanism, leads to increased blood pressure. अब ये देखिए आप, ये आपका JGA, ये एफरेंट आर्टेरियोल और ये आ रहा है टुवर्ड्स बोमेन कैप्सूल और ये जाता है और ये पूरा इस तरीके से ये apparatus इधर बनाते हैं ला करके. देख लीजिए एक सेकंड के लिए. ये मैक्युला ये जो हमने पढ़ा था अभी सारा ये अब micturition. Micturition is the process of emptying urine from urinary bladder. तो जब आप यूरिन को एम्प्टी करते हो यूरिनरी ब्लैडर से तो इसको micturition बोलते हैं.
Urine which is formed in kidney is transported to urinary bladder through ureter to store there. The transport depends on peristaltic wave. ये आपने उसमें पढ़ा होगा digestive system में peristaltic wave which generates due to the arriving of urine in pelvis part of ureter after every 10 seconds. Now, so the speed of urine in ureter is 3 centimeter per second. जिस speed से pass हो रही है. The inner lining of urinary bladder is made up of transitional epithelium which help the bladder to spread to store the urine. There is a triangular region in the posterior wall of urinary bladder known as trigone area. When urinary bladder fills completely with urine, then trigone area feels pressure. तभी आपको pressure feel होता है जब वो आपके urinary bladder completely urine से fill हो जाता है. Stretch receptors are present there. They start sending efferent signals to spinal center. Thus, internal sphincter opens as a reflux, but the external sphincter opens voluntarily only. जब ये प्रेशर फील होने जाना है तो आपके स्पाइनल सेंटर पे मैसेज जा रहा है आपका, क्योंकि वहां पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं. आपका ब्लैडर में एक इंटरनल ओपनिंग स्फिंक्टर है, एक कंट्रोलिंग सेंटर, वो जो है वो ओपन हो जाता है एज ए रिफ्लक्स, बट एक्सटर्नली वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब जाके आपके कंट्रोल पे है वो, अब जाके यूरिन पास करते हो अपॉन फीलिंग द प्रेशर. ये वॉलेंटरी प्रोसेस, एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है आपका वॉलेंटरीली खुलता है. 300 to 400 ml urine develop 50 to 80 mm of water pressure in urinary bladder. Generally, micturition reflex is set on this pressure. अगर एक person does not urinate at the signal, जाके यूरिन नहीं पास करता है, then the signal खत्म हो जाता है, die out हो जाता है and will be sent out after 5 to 10 minutes. अगर पर आपके ऐसे 3-4 बार reflexes होने के बाद micturition reflex will permanently die out. Then 600 to 800 ml of urine will collect in the bladder and will develop a water pressure of 100 mm and the pelvic part of the person will be painful. मतलब आप टालते गए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा. It becomes difficult for the person to pass urine. The internal sphincter will not open without reflex after several tries, but few drops of urine will pass in urethra and then a weak reflex will set. मतलब आपने वो नहीं किया तो अब आपके ये प्रोसेस शुरू हो गए. अब ब्लैडर अपने आप इवैक्यूएट कर देगा आफ्टर सेवरल रिफ्लेक्सेस. कई बार आप अवॉइड करते हो या कई लोगों में प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं पता चलता, तो अपने आप इवैक्यूएट कर देगा आफ्टर सेवरल रिफ्लेक्सेस. दिस सिचुएशन इज नोन एज अटोनिक ब्लैडर. अब हम आते हैं कुछ डिजीजेस. ये भी कुछ डिजीज हैं. अब आप ये आपके एक तरीके से जानकारी के लिए, समझने के लिए है, बट अगर आप देखें अपनी तरफ से पढ़ेंगे तो और भी बहुत कुछ चीजें पढ़िएगा. उसमें आप ब्लड रिपोर्ट्स भी पढ़िएगा कि क्या क्या इसमें आपका हो सकता है. जैसे हमने पहले पढ़ा था GFR, आपका यूरिया, ये सब चीजें जो है ब्लड में, यूरिक एसिड, ये सब क्रेटेनाइन, इन सब के ऊपर नीचे बढ़ने पे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, खास करके ज्यादा होने की बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये सब आप जरूर अपने आप से भी जाके जरूर देखिएगा प्लीज. अब कुछ डिजीजेस जो है, सबसे पहले तो इनकॉन्टिनेंस. If the sphincters of the bladder lose their tone due to inflammation, then the urine will not collect but pass drop by drop through यूरेथ्रा. मतलब अब आपका किसी भी वजह से, अब आपका मसल का जो स्ट्रेंथ है, वो टोन है, वो किसी भी वजह से, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर आपका लूज हो गए और नहीं कंट्रोल उसको स्टॉप कर पा रहे हैं, वीक हो गए मसल्स, तो फिर आपका इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा. ड्रॉप बाय ड्रॉप, धीरे 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 आपका ऑटोमेटिकली वो निकलता जाएगा यूरिन. ओवरफ्लो ऑटोमेटिक ब्लैडर. अब
पैराप्लेजिया की केस में, पैरालिसिस ऑफ लोअर हाफ ऑफ बॉडी, द मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स इज नॉट एबल टू सेटल। पैरालिसिस है, मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स नहीं हो पा रहा है, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, therefore no sooner the bladder becomes full, the external sphincter opens automatically and urine is expelled out without person's plan। मतलब ऑटोमेटिकली, जो पहले वॉलेंटरी था अब वो ऑटोमेटिकली ओपन हो रहा है, वो इनवॉलेंटरी एक तरीके से ही हो गया है और यूरिन निकल रहा है बाहर। अब बेड वेटिंग जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। अप टू द एज ऑफ 10 इयर्स आपका जो ब्रेन में सेरेब्रम है वो, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स की। सो व्हेन द पर्सन विल फील द फुलनेस ऑफ ब्लैडर, जैसे हमने पढ़ा, वो उठ जाएगा जाने के लिए। बट बच्चों को कई बार नहीं पता चलता डीप स्लीप में, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन से ऑर्डर आ जाता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को ओपन करने के लिए, तो यूरिन निकल जाता है, बच्चे को पता भी नहीं चलता। फिर रीनल यूरेटिक यूरिनरी ब्लैडर स्टोन। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इज जस्ट लाइक छोटे छोटे फॉर्मेशन ऑफ छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं इन द लैब, वन मॉलिक्यूल अटैचेस टू अनदर एंड सो ऑन। Generally, oxalate stones and uric acid stones are found in renal system. छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसे होते हैं ये। The person will feel colic pain in lumbar region in both the case of renal stone or uritic stone. पेन होता है बैक में आपके लंबर रीजन में, कई बार बहुत बुरा पेन भी होता है। In case of urinary bladder stone, the person will complain that he wants to urinate but could not because the stone blocks the opening of urethra. तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है अगर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो, या उसको फ्रीक्वेंटली भी कई बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है कुछ कुछ केसेस में। इन लाइंग डाउन पोजीशन द स्टोन हिट्स द ट्राइगोन रीजन एंड स्टिमुलेट्स इट, सो पर्सन विल फील टू पास यूरिन फ्रीक्वेंटली। तो ये आपके कुछ डिसीजेस है और इससे हमारा ये खत्म होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेसिकली अब आपका ये सिस्टम जो है आपके वेस्ट को एलिमिनेट कर रहा है एंड आपके जो बैलेंस है वाटर और फ्लूइड का, आयंस बॉडी में, उसको मेंटेन कर रहा है, उससे आपका वेस्ट निकल जाए और आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन। एज ए थेरेपिस्ट जब आप ये जरूर वापस जाके रिवाइज करिएगा कि इसके क्या क्या पार्ट्स है, उन पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है, नेफ्रॉन क्या है, जो हमने जीएफआर वगैरह पढ़ा है वो क्या है, किडनी के फंक्शंस क्या है। और जैसे मैंने आपको बोला था कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जाके पढ़िए, रिपोर्ट्स देखिए, कुछ वैसे जनरली अपनी तरफ से भी कुछ सर्च करिए, या अगर आपके बुक में अगर आप देखें कुछ कुछ प्रोटोकॉल्स या आप पढ़े, जैसे जैसे आप जाके जाएंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, तो इसका बीएचबी के साथ कोरिलेट करके आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू। आज का ये क्लास ये खत्म होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो प्लीज आप। थैंक यू देविका। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? अभी नहीं भी आपको समझ में आए तो आप पढ़िएगा और ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चन ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप बाद में। तो हम लोग थैंक यू देविका। दिन हम लोग सेशन जो हमारा खत्म हो रहा है, बस 2 मिनट का 3 मिनट का ब्रेक है और मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की जाएगी।